नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्श पाठशाला पर। मैं हूँ आकाश मिश्रा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात की थी, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात की थी। इसी को लेके चलिए लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और वैद्युत रासायनिक श्रेणी की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल सेल किसे कहते हैं? तो सेल एक ऐसी मशीन या डिवाइस होती है जो 2 तरीके से काम करती है। या तो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा उन्हें वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। इसी आधार पे सेल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वैद्युत रासायनिक सेल, दूसरा वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल ऐसी सेल होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। वैद्युत अपघटनी सेल वे सेल होती है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इससे वैद्युत ऊर्जा निकलती है, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा अवशोषित की जाती है जो कि रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। आगे चलते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? वे सेल जिनमें बाह्य स्रोत से दी गई विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती हैं। इन्हें हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, यानी कि इनमें हम बाहर से कोई विद्युत स्रोत के द्वारा विद्युत ऊर्जा देते हैं, जिससे इनके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन्हें हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, यानी कि ये सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। आगे देखते हैं वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। वैद्युत रासायनिक सेल वे सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया से वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उन्हें हम वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इन्हें हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं। ये नाम इनका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो कि फेमस साइंटिस्ट थे, वोल्टा और गैल्वेनी, इनके नाम पे हमने इस सेल का नाम रखा, वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल। इसके उदाहरण हैं डेनियल सेल और ट्राई सेल। आगे देखते हैं ये वैद्युत रासायनिक सेल में एक डेनियल सेल का डायग्राम है, तो इसको देख लेंगे आप लोग। ऑक्सीकरण एवं अपचयन, इसको देखते हैं। तो कोई भी सेल हो, वैद्युत रासायनिक सेल हो या फिर वैद्युत अपघटनी सेल हो, दोनों सेलों में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं। तो अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी क्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, उन्हें हम अपचयन कहते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, इन्हें हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। डेनियल सेल क्या होता है? तो डेनियल सेल के बारे में समझते हैं। डेनियल सेल एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल है। वैद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है डेनियल सेल। इसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। एक प्रकार का है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह सेल स्वतः होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। इसमें एक तरफ जिंक की छड़ होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। दूसरी तरफ कॉपर की छड़ होती है जिसको हम लोग एनोड कहते हैं। और इन दोनों के बीच में ये लवण सेतु जुड़ा होता है। यहाँ पे जिंक सल्फेट का विलयन होता है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। आगे देखते हैं इनकी रचना कैसी होती है। तो रचना के बारे में देखते हैं इनकी। डेनियल सेल के निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला जिंक का इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो जिंक का होता है, जो ZnSO4 के विलयन में डूबा होता है। दूसरा इलेक्ट्रोड जो होता है वो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है और जो CuSO4 के विलयन में डूबा होता है। दो अलग-अलग पात्र में ये विलयन भरे होते हैं, एक में जिंक सल्फेट और दूसरे में कॉपर सल्फेट। दोनों को जोड़ने का काम लवण सेतु करता है, जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये दोनों में उदासीनता को बनाए रखता है। और इसमें एक बाह्य परिपथ लगा होता है, जो तार के माध्यम से एक दूसरे इलेक्ट्रोड को जोड़ने का काम करते हैं।
जो लवण सेतु होता है, इसमें KCl या KNO3 जैसे विलयन भरे होते हैं। आगे इसकी कार्यविधि देखते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रोडों को बायपर्पस से जोड़ा जाता है, जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों को हमने बायपर्पस से जोड़ दिया, तो इनमें क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये इस पे हम लोग ऑक्सीकरण होगा, इसको हम लोग एनोड के नाम से भी जानते हैं। और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, उस पे अपचयन होता है, यानी कि ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इस पे अपचयन होगा, इसको हम लोग कैथोड के नाम से भी जानते हैं। जिंक इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी कि जिंक पे ऑक्सीकरण होता है और कॉपर पे अपचयन होता है। तो जिंक पे ऑक्सीकरण होता है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की तरफ, यानी कि यहाँ पे अपचयन होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। तो यहाँ से जिंक धातु से जिंक सल्फेट अभिक्रिया करता है, जिसकी बदौलत यहाँ पे जिंक आयन बनता है और जिंक आयन विलयन में चला जाता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठते हैं और ये सीधा जाते हैं कैथोड की तरफ, और कैथोड में कॉपर प्लस आयन जो विलयन में होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये कैथोड के आगे साथ जाके जुड़ जाता है, जो कॉपर बनाता है। आगे चलिए देखते हैं एनोड क्या होता है। एनोड यह जिंक की छड़ होती है, इसे जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है और एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। कैथोड क्या होता है, यह कॉपर की छड़ होती है, इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, यहाँ पे अपचयन की क्रिया होती है, ये चीज याद रखेंगे। एनोड पर कैसी अपक्रियाएं होती हैं, काफी बार एग्जाम में पूछ देता है कि जो सेल की अर्ध अपक्रियाएं होती है उनको लिखिए। तो एनोड पर जो अपक्रिया होती है, एनोड पे जिंक जो है, वो जिंक आयन में बदलता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कैथोड पर रिडक्शन की अपक्रिया होती है, इसमें कॉपर आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है और कॉपर बनाता है। समग्र अपक्रिया, कंप्लीट अपक्रिया क्या होती है, पूरा, तो पूरी अपक्रिया में देखेंगे जिंक कॉपर आयन मिलके जिंक आयन कॉपर का निर्माण करते हैं। लवण सेतु क्या होता है, यह एक यू आकार की नली होती है। लवण सेतु एक यू आकार की नली होती है, जिसमें अक्रिय और प्रबल KCl वैद्युत अपघट्य भरा होता है। यह दोनों विलयनों को जोड़ता है और सेल को वैद्युत उदासीन बनाए रखने का काम करता है। तो लवण सेतु देख लेते हैं हम क्या होता है। देखिए, ये लवण सेतु है, साल्ट ब्रिज है, जो दोनों विलयनों को आपस में जोड़ता है, इनको वैद्युत उदासीन बनाए रखने का काम करता है, जिससे ये विलयन आपस में मिले भी ना और इनके बीच जो आयनों का स्थानांतरण है वो बराबर होता रहे, नहीं तो किसी में ज्यादा आयन बढ़ जाएंगे, किसी में कम आयन बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इसको रोकने के लिए इन दोनों के बीच में ये ब्रिज का काम करता है, इसलिए इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। ये आगे देखते हैं लवण सेतु के कार्य क्या है। तो लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करता है, विलयनों को वैद्युत तटस्थता बनाए रखने का काम करता है, यानी कि उदासीन बनाए रखने का काम करता है, विलयनों को आपस में मिलने से रोकने का काम करता है। ये तीनों कार्य लवण सेतु के हैं। इसके आगे सेल निरूपण, यानी कि सेल को हम लोग निरूपित कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं, तो देखेंगे ये साइड इलेक्ट्रोड की साइड है, ये साइड कैथोड वाली साइड है, ये जो है लवण सेतु है। इस साइड क्या हो रहा है, जिंक जो है जिंक आयन में बदल रहा है, इस साइड कॉपर आयन जो है वो कॉपर में बदल रहा है। तो ये डेनियल सेल का एक प्रकार का निरूपण है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ यानी कि इलेक्ट्रोड को उसी धातु के जलीय विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन यानी कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में आवेश का आदान प्रदान होता है, जिससे इनमें विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। अब वो
इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। इस साइड होगा तो ऑक्सीकरण विभव और इस साइड होगा तो अपचयन विभव कहा जाता है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी धातु की छड़ इलेक्ट्रोड को उसी धातु के आयन वाले विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के बीच एक विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। इसी विभवांतर को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आगे चलते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जब इलेक्ट्रोड विभव को कुछ विशेष मानकों पर मापा जाता है, जैसे में तापमान 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, सांद्रता 1 मोलर विलयन हो और अगर जो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड जो है वो गैसीय अवस्था में है, गैसीय फॉर्म में है, तो उसका दबाव 1 बार होना चाहिए। यदि गैसीय इलेक्ट्रोड है तो तो इन सारे मानकों पर अगर हम लोग इलेक्ट्रोड विभव को नापते हैं तो उसे हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान देंगे कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार अब अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। यानी कि इन सभी मापकों पर हम किसको मापेंगे? उसके अपचयन विभव को, और यही अपचयन विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। याद रखेंगे, अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी एक प्रकार की श्रेणी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के या तो बढ़ते क्रम में लिखा जाता है या तो घटते क्रम में लिखा जाता है, और उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है इसे हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखते हैं विभिन्न तत्वों को उनके आयनों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होती है, उसे हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो बहुत ही उपयोगी होती है। सबसे पहले वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्रियाशीलता को जानने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जैसे श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है वो प्रबल अपचायक होते हैं, और श्रेणी में जो तत्व जितना नीचे होगा वो उतना ही आक्सीय कारक होगा। हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन का स्थान इस श्रेणी में बिल्कुल बीच में होता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो 0.0 यानी कि 0 वोल्ट माना जाता है। जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकते हैं। यानी कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं ये अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। यानी कि ऊपर वाली धातुएं हमेशा अपने नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर देंगे। विस्थापन अपक्रियाएं, श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती। तो ये चारों योगिताएं हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी के। आगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग सेल का विभव नापने में किया जाता है। तो सेल का विभव क्या होता है? तो सेल का विभव कैथोड पे जो विभव हो और एनोड पे जो विभव, दोनों को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। जो कुल निकल के आएगा वो सेल का विभव होगा। धातुओं की सक्रियता इस श्रेणी द्वारा पता की जाती है। यह तुलना करने में मदद करती है कि कौन सी धातु अधिक संक्षारण संवेदनशील है। यानी जो धातु नीचे होती है वो संक्षारित नहीं होती, जो धातु जितनी ऊपर होती है वो उतनी ज्यादा संक्षारित हो सकती है। जैसे सबसे नीचे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब चीजें संक्षारित नहीं होती जल्दी। लेकिन जो धातु ऊपर है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारी धातुएं, जिंक है, आयरन है, ये जल्दी संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने का मतलब इनमें जंग ज्यादा लगती है, ये वायु से जल्दी अभिक्रिया कर लेती है। तो जो जितनी ऊपर होती है वो उतनी ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, और नीचे वाली धातुएं अभिक्रियाशील नहीं होती है उतनी। तीसरा, अभिक्रिया की स्वतः स्फूर्तता। यदि किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए ई सेल का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया स्वतः हो रही है। तो अगर ई सेल का मान हम निकालते हैं किसी भी सेल के लिए, तो अगर ई सेल का मान धनात्मक है तो इसका मतलब कि उस सेल के अंदर
जो अभिक्रियाएं हो रही हैं स्वतः ही हो रही हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अपचायक है? ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम या फ्लोरीन। तो हमारा आंसर है लिथियम, सबसे अधिक प्रबल अपचायक है इन चारों में। आगे देखते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो एनोड पर क्या होता है? अपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है या उदासीकरण होते हैं या हाइड्रोलिसिस होती है? तो आप लोग सोच के बताइए, वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर क्या होता है? थोड़ी देर पहले हमने इस पर चर्चा की थी। वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की प्रक्रिया। ये बात आप याद रखेंगे। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया किस पर होती है? एनोड पर। कैथोड पर अपचयन की प्रक्रिया, ओ से एनोड, ओ से ऑक्सीकरण। एनोड AO, AO, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। ये चीज आप लोग याद। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता? जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर या फिर आयन। तो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर सकता? यानी कि जो हाइड्रोजन से नीचे है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे हो, वही तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो इनमें से आप लोग बताएंगे, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन, इन चारों में से कौन सा वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे है? हमारा ऑप्शन है कॉपर। कॉपर हमारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे है। नीचे नहीं कर सकते, हाइड्रोजन से नीचे है। हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है, बाकी सारे ये हाइड्रोजन से ऊपर है। पोटेशियम, सोडियम, जिंक, आयरन इनसे ऊपर है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।